नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत करें। उत्तराखंड में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा है। उन्होंने देर रात राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के साथ मुलाकात करते हुए उन्हें अपना इस्तीफा दे दिया। रावत मार्च में ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हुए थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की वजह संवैधानिक संकट को बताया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। वहीं बीजेपी ने आज दोपहर 3 बजे विधायकों की एक बैठक बुलाई है। ये विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा की जा सकती है। इससे पहले रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पत्र लिखकर इस्तीफे की पेशकश की हुई थी। उन्होंने पत्र में कहा था कि आर्टिकल 164A के हिसाब से उन्हें मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने में विधानसभा का सदस्य बनना था, लेकिन आर्टिकल 151 कहता है कि अगर विधानसभा चुनाव में 1 वर्ष से कम का समय बचता है तो वहां पर उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। तो ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शैली, मार्च में मुख्यमंत्री बनते हैं तीरथ सिंह रावत और कई संवैधानिक अड़चनों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। क्या लग रहा है, क्या कहती है पहाड़ों की राजनीति कि अब कौन अगला मुख्यमंत्री हो सकता है? बिल्कुल रश्क, देखिए जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत कल दिल्ली दौरे से वापस लौटे और 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर वो थे, उसके बाद से ही लगातार चर्चाएं शुरू हो गई थी और उन्होंने जेपी नड्डा को पत्र भी सौंपा था कि वह संवैधानिक संकट को देखते हुए पत्र अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने सूचना आयोग को भी पत्र लिखा था। जिस तरीके से लगातार ये चर्चाएं चल रही थी और मुख्यमंत्री जब देहरादून पहुंचे उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने अपनी जो उपलब्धियां थी 4 महीने के कार्यकाल की, वो मीडिया के सामने रखी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो कुछ घोषणाएं भी उन्होंने करी और उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय से वो दिल्ली दौरे पर थे तो ये घोषणाएं उनकी बाकी थी और इस पर पूरी तरीके से काम हो गया था। तो वो घोषणाएं उन्होंने इस्तीफा देने से पहले की और पूरी तरीके से देर रात वो 11 से 11:30 के बीच राजभवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनका आभार जताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें चुना और मुख्यमंत्री बनाया। इसके लिए वो उनका आभार व्यक्त उन्होंने किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां पर सभी को मौका मिलता है और उनको भी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला, सांसद बनने का मौका मिला, संगठन के लिए काम करने का मौका मिला और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो बीजेपी ऐसी पार्टी है जो जहाँ पर एक कार्यकर्ता का सपना पूरा होता है और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि संवैधानिक संकट प्रदेश पर आ गया था, जिसको देखते हुए उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। अब शैली, रोकना चाहूंगी, करण मेहरा उपनेता प्रतिपक्ष इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड से फोन लाइन पर जुड़ गए। करण जी, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर आपका। जी नमस्कार। करण जी, पहाड़ों की तो राजनीति पल पल बदलती जा रही है। मार्च में नए मुख्यमंत्री बने थे तीरथ सिंह रावत और अब एक और नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। जितना तो लंबा संघर्ष उत्तराखंड के बने हुए नहीं हुआ, उतना ज्यादा संघर्ष तो यहाँ पे मुख्यमंत्री के बनने का हो रहा है। देखिए, निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अभी मैं सुन रहा था अपने साथी को कि वो कह रहे थे कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है। हम ये कहना चाहेंगे कि मौका मिलना नहीं, मैं आपको ये बता दूं, वो ये चीज बता रही थी कि मुख्यमंत्री, मेरी सहयोगी हैं, रिपोर्टर हैं शैली श्रीवास्तव, वो इस बात की जानकारी दे रही थी कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देते वक्त मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बात पूरी की। ये जनता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। जो इसका अधिभार, जो भी भार पड़ेगा वो जनता पे पड़ता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, पहले मुख्यमंत्री को 4 साल पूरा होने से 9 दिन पहले हटा दिया गया, इनको 4 महीना पूरे होने से पहले हटा दिया गया। आखिर क्या ये मजाक चल रहा है? क्या तकनीकी रूप से भारतीय जनता पार्टी दिवालिया हो गई है? ये सब करने से पहले क्या उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा? और मुझे ये लगता है कि तमाम जो कोशिशें हो रही हैं, तमाम जो ये घटनाक्रम है, ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। ये ममता बनर्जी
को किस तरीके से चुनाव लड़ने से रोका जाए, उस रणनीति के तहत मैं पहले भी चुनाव ये इलेक्शन ये घटनाक्रम से पहले भी कई चैनल्स में इस बात को कह चुका हूँ कि इस समय मोदी जी का पूरा फोकस जो है ममता बनर्जी को रोकने पे है, क्योंकि उनकी नाक पे उंगली डालने का काम ममता बनर्जी ने किया है राजनीति में, और एक बहुत बड़ी हार के रूप में मोदी जी इसको देख रहे हैं, वो पचा नहीं पा रहे हैं। और इसमें चाहे वो तीरथ की बलि दी गई हो या किसी की दी गई हो, कुल मिला के लोकतंत्र में इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरा मैंडेट नहीं आने के बाद भी स्टेट्स में गवर्नमेंट्स बनाती रही है अपने सारे उल्टे सुलटे हथकंडों को अपनाकर, उसी की तर्ज में ये नई कड़ी जुड़ी है। और ये एक बहुत ही भद्दा मजाक उत्तराखंड के साथ है। इतना छोटा सा राज्य हमारा है, आर्थिकी में अपने पाँव में अभी हमारा राज्य खड़ा नहीं पाया है। एक बच्चा राज्य इसको आप कह सकते हैं, जो अभी युवा भी नहीं हुआ है, उस राज्य में इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करना कहाँ तक सही है, ये मेरी समझ से परे है। अगर त्रिवेंद्र रावत में दिक्कत थी तो फिर इनको अगर लाया गया, इससे अच्छा होता अगर ये योग्य थे तो हटाया गुजारा, और योग्य नहीं थे तो इनको बनाया क्यों गया, इतनी बड़ी तकनीकी दिक्कत कैसे आ गई ये सोच कर। ठीक है, करण जी बने रहिए हमारे साथ। विनय गोयल भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। विनय जी बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार विनय जी, पहाड़ों की राजनीति पल पल बदलती जा रही है। मार्च में हमें नया मुख्यमंत्री मिलता है, मार्च खत्म होता है, अप्रैल मई जून जुलाई शुरू होते होते 4 महीने भी नहीं होते, फिर तीरथ सिंह रावत जी इस्तीफा दे देते हैं। वजह नहीं, देखिए अगर कोई संवैधानिक बाध्यता या संवैधानिक परेशानी बीच में आ रही है और हम संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसे उसी दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। पुराने जो अनुभव रहे हैं या पुराने जो दृष्टांत हैं, उसमें ऐसी परिस्थितियों में हमेशा चुनाव होते रहे हैं, चाहे वो जिधर गुमान जी का विनय जी ठीक है, मैं आपकी तमाम बातचीत से इत्तेफाक रखती हूँ। यहाँ पे इस्तीफा देते वक्त मुख्यमंत्री कहते हैं कि आर्टिकल 151A में निर्वाचन आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि संसद और राज्य विधानसभा की सीटों के खाली होने की सूरत में 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना है। ये आप भी मानते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि संसद और राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 1 साल से ज्यादा का हो। जब आपने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया था तो आर्टिकल 151A तो तब भी एप्लीकेबल हो रहा था। फिर भारतीय जनता पार्टी ने और जो पर्यवेक्षक उस वक्त गए हुए थे, उन्होंने क्या सोचते और किस बेस पे मुख्यमंत्री बदल दिया? आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ने ऐसा कैसे कर दिया? तब भी ये चीज एप्लीकेबल हो रही थी। रश्मि, मैं वही तो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो ये जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जो वो इस कारण से हुई हैं कि चुनाव आयोग ने कोविड के कारण से उपचुनाव कराने में असमर्थता जाहिर की है। अच्छा। तो ये परिस्थितियां आज से पहले कभी नहीं हुई, ये पहली बार ये परिस्थितियां हो रही है। और जब नई परिस्थितियां होती है तो फिर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है विनय जी? पश्चिम बंगाल में भी तो चुनाव आयोग को तो फिर सबसे ज्यादा उस वक्त तो पीक पर कोविड था, तो क्या यहाँ पे क्या चुनाव आयोग बायस्ड हो गया क्या कि पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना है तो मतलब ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेल, और अगर हमें कहीं और दूसरे राज्य में चुनाव कराना है तो हमें कोविड का हवाला देना होगा? नहीं, देखिए संवैधानिक संस्थाओं पे चुनाव आयोग पे आप सवाल उठा सकती हैं। नहीं, मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ सर, क्योंकि कंडीशन दोनों जगह एक ही है। नहीं, मैं उनके निर्णय पर, मैं उनके विवेक पे सवाल उठाने के योग्य नहीं हूँ। आप उठा सकते हैं सवाल उन पे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चुनाव आयोग ने कोई भी फैसला किया है तो उसका सम्मान करना हमारा दायित्व है। तो पश्चिम बंगाल के फिर इस हिसाब से तो महाराष्ट्र कोर्ट ने जो आदेश दिया था और जिस तरह से तल्ख टिप्पणी की थी, फिर उसको भी मान लेना चाहिए। महाराष्ट्र कोर्ट ने कहा था ना, आपको अगर याद हो, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी देते हुए कहा था कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए हैं, उससे उन्होंने लोगों की जान को खतरे में डाला है। क्यों ना इन पे गैर इरादतन हत्या का जो मुकदमा है वो चलाया जाए। टिप्पणी तो याद होगी सर ना, सब कुछ याद है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई परिस्थितियां उत्पन्न हुई, क्योंकि ये परिस्थितियां पहली बार उत्पन्न हुई और उस समय जिस समय चुनाव घोषित हुए थे उस समय कोविड की वो स्थिति नहीं थी। कोविड के चुनाव के दौरान स्थितियां बिगड़ती चली गई, बढ़ती चली गई। करण जी सुन रहे हैं आप? अब आप ही जवाब दीजिए।
मैं देखिए, मैं इनकी दो बातों में जवाब दूंगा। एक तो इनके विद्वान साथी जब मेरे साथ बहस में थे कुछ दिन पूर्व, सुबोध उनियाल जी जो मंत्री भी हैं, इनके प्रवक्ता भी हैं सरकार के, उन्होंने एक बयान दिया 151 आर्टिकल के ए का हवाला देते हुए उन्होंने बी पे भी हुआ है और उन्होंने कहा कोई संवैधानिक संकट नहीं है, हमारे तीरथ जी जो है चुनाव लड़ेंगे 6 महीने के अंदर अंदर और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। और उस दिन मैंने उनको बहस में चैलेंज किया था। मैंने उनको, तब मुझे पता नहीं था इतने जल्दी घटनाक्रम हो जाएगा। मैंने उस दिन उनसे कहा था कि हम 6 महीने बाद मिलेंगे कि आप यही बात मोदी जी और अमित शाह की आंख में डाल के कह पाए, क्योंकि घटनाक्रम कोई गोयल साहब कितना है घुमाए, मैं कुछ भी कहूँ, तीसरा कुछ भी कहो, आर्टिकल 151 का ए और बी क्लॉज को अगर ढंग से पढ़ा जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये केवल और केवल जो ये साजिश चल रही है, ये ममता बनर्जी से बदला लेने की। आज राजनीति के सारे जितने भी नियम, कानून, संस्कृति या आप कहिए उसके जो तरीके हैं राजनीति के, पहले परंपराओं से भी राजनीति चल रही है और नियम कानून के साथ इन्होंने सब ध्वस्त कर दिया। सब ममता बनर्जी से, दीदी से अगर बदला लेना है तो उसके लिए मतलब उत्तराखंड को यहाँ पे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाएगा। शायद आप भूल गए आपके पूर्व। अच्छा, तो क्या मतलब आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस से बड़ी पार्टी हो गई है टीएमसी? नहीं, कांग्रेस से बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी की बात नहीं है। ये एक घटनाक्रम से हम जोड़ के देख रहे हैं, इसमें कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि इस समय देश में जो घटना घटी, जिस तरीके से सल्ट का उपचुनाव किया गया भरी कोरोना, उसके अलावा वेस्ट बंगाल का भी आप ही जिक्र कर रही थी, वो किया गया। और ममता बनर्जी ने वाकई में एक करारा तमाचा मारा है भारतीय जनता पार्टी की, जो ये कई पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा था 2 सीट आ रही है तो, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चल रहा गवर्नमेंट उनकी बन गई, मैंडेट से बहुत दूर है। और लगातार मैं आरोप भी लगाऊंगा, मीडिया और प्रेस में भी कहीं पर उन पर आरोप लगाने की करने, कुछ ही मीडिया कर्मी ऐसे थे जो आरोप लगा रहे थे या उसकी को उंगली कर रहे थे। हर आदमी डरा हुआ है, जिस तरीके से गौरी लंकेश के साथ हुआ, जिस तरीके से जज लोहिया के साथ हुआ, जिस तरीके से गोगोई साहब को राज्य इमरजेंसी भी लगा दी गई थी सर, इमरजेंसी भी लगा दी गई थी, इमरजेंसी भी लगी थी। आप इमरजेंसी को भी अगर आप इतने हवाले दे रहे हैं तो आप इमरजेंसी का भी हवाला दीजिए सर। देखिए, इमरजेंसी लगी मैं मान रहा हूँ, लेकिन इमरजेंसी घोषित आज जो इमरजेंसी लगी है, जिस तरीके की घटनाएं, आज बड़े बड़े पत्रकार सारे घर में बैठे हुए हैं, जिस तरीके से जज डरे हुए हैं, जिस तरीके से पत्रकार जो है मीडिया हाउसेस के आगे मजबूर हैं, हम भी मिलते हैं लोगों से और लोग रोते हैं पीठ पीछे, वो कहते हैं भाई हमारे ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। विनय जी, करण जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे अघोषित आपातकाल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगा दिया गया है। नहीं, मुझे लगता है कि जिन्होंने घोषित आपातकाल लगाया वो अघोषित आपातकाल के भ्रम पैदा करना चाहते हैं और कांग्रेस इस समय भ्रम पैदा करने की ही राजनीति कर रही है। लेकिन ये गोयल साहब, हमारे पहाड़ में कहावत है, मडूफ हो गया लफी देखो, हमारे यहाँ कहते हैं मडुआ गिरता है तो खुद दिखता है। और आप देख लीजिए, आज जनता के किसी आदमी से जवाब कर पूछ लीजिए, अकेले में बैठ के करिएगा, बिना डरे जब वो जवाब देगा, आप अपना एक इस तरीके का सर्वे करा लीजिए, हर आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है और हर आदमी मानसिक रूप से परेशान है आज की। ठीक, मुझे लगता है करण जी, जिस प्रकार से कांग्रेस संकटों से घिरी हुई है, करण जी मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। करण जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं वशिष्ठ जी, उन्होंने हमें ज्वाइन के लिए। वशिष्ठ जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। वशिष्ठ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो वशिष्ठ जी शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। गोयल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं यही कह रहा था कि देखिए, कांग्रेस जिस प्रकार से संकटों में घिरी हुई है, वो अपने पंजाब में देखिए क्या हो रहा है, उत्तराखंड में ही देख लीजिए, कुल जमा इनके 10 विधायक हैं, उसमें से 5 आदमी नेता प्रतिपक्ष के दावेदार हैं और फैसला नहीं कर पा रहे हैं 5 दिन से। सर ठीक है, ये वो तो उनकी पार्टी का प्रेरोगेटिव है, तो आप दूसरे के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ एक अगर संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है और हम संवैधानिक मान्यताओं का सम्मान कर रहे हैं, उसमें भी ये अलग एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं तो कांग्रेस ने कभी। अच्छा चलिए ठीक है, सुनिए तो सर, सुनिए विनय जी, विधायक दल की बैठक है, पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचने वाले हैं।
कौन होगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री, और जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक हम मान लें कि बस यही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और इसी चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे? निश्चित रूप से पार्टी ने तय किया है कि कोई जो, क्योंकि संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है और चुनाव होने की स्थिति नहीं है, अब उपचुनाव होने की स्थिति नहीं है, पार्टी ने तय किया है कि विधायकों में से ही कोई हमारा नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा और उसी के नेतृत्व में पूरा जो हमारा आगे का चुनाव लड़ा जाएगा और सामूहिक नेतृत्व के आधार पर हम लोग आगे काम करेंगे। सर, मैं मार्च तक पीछे जानना चाहूंगी। मार्च में ऐसा क्या घटनाक्रम होता है कि 4 साल पूरे होने के लिए 4 साल पूरे भी नहीं हो पाते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के और मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है? मतलब ऐसी क्या खता उनसे हो गई थी कि मतलब उनको हटा के तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया? संवैधानिक, मैं बार बार उस संवैधानिक चीज का जिक्र इसलिए भी कर रही हूँ, हवाला इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि तमाम चीजें आर्टिकल 151A तब भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। देखिए एक बात सुनिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी कहा है, प्रदेश नेतृत्व ने भी कहा है और स्वयं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी कहा है कि पार्टी की उनके बारे में जो भी योजना होगी जब तक वो फलीभूत नहीं होगी तब तक आप सवाल उठाते रहेंगे। लेकिन जब जो पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बारे में या उनका जहां भी उपयोग करने के बारे में जो योजना बनाई है, जहां लगता है कि पार्टी की वो और अधिक सेवा कर सकते हैं, पार्टी को और अधिक लाभ दिला सकते हैं और पार्टी को अधिक महत्वपूर्ण बना सकते हैं, तो उसके आधार पर उनको चाहे आप प्रदेश में रखें या केंद्र में रखें, संगठन में रखें या सरकार में रखें, जो योजना उनके बारे में पार्टी ने जो भूमिका तय की होगी, जब तक वो नहीं होगी तब तक आप इस प्रकार के सवाल उठाते रहेंगे। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। नहीं, कहा तो ये भी जा रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व त्रिवेंद्र सरकार से, त्रिवेंद्र सिंह रावत से, पूर्व मुख्यमंत्री से नाराज चल रहा है और जिस तरह से उन्होंने कोविड पीरियड में जो फैसले लिए हुए थे उससे सख्त नाराजगी देखने को मिली, इस वजह से उनको हटाया गया। नहीं देखिए, ये तो हमसे तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन आप मीडिया में, सोशल मीडिया में अगर कहीं भी कोई बात चलाएं तो उसमें वो सारी क्या बात कर रहे हैं विनय जी? आपकी पार्टी के कई कार्यकर्ता, कई विधायकों ने इस चीज को खुद सोशल मीडिया पे लिखा है, पोस्ट किया है, कई स्टेटमेंट आए हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं? मीडिया देखिए ना, मीडिया तो वही चीज बताएगा ना जो चीजें जानकारी उनको मिलेगी। आज हम और आप चर्चा कर रहे हैं, मैं कल को किसी को बताऊंगी कि विनय गोयल जी के साथ क्या बात हुई, तो मैं इस क्लिप को बता सकती हूँ जो चर्चा हुई है। ऐसे थोड़ी ना बिना बेस के बता दिया जाएगा सर। ये मैं ऑफिशियल बात कर रहा हूँ आपसे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। इसको आप कहीं भी कोट करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कहीं किसी के मोहल्ले में बैठकर, कहीं बैठकर कोई गॉसिप हो रही है या आपस में कोई चर्चा बात कर रहे हैं, अपने मंतव्य दे रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति कोई बात कर रहा है, उसको किसी भी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं बताया जा सकता या ऑफिशियल सूचना नहीं बताया जा सकता। लेकिन सवाल वही है कि विधायक दल की आज बैठक होगी, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री पहाड़ों का? हाँ, मैंने बताया ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी के जो अब हमारे 56 विधायक इस समय है, चूंकि एक विधायक जिनकी की गोपाल सिंह रावत जी की मृत्यु हो गई थी, इस कारण से वो स्थान हमारा रिक्त है अभी, तो इन 56 विधायकों में से मतलब 5 साल में 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दे दिए हैं। इतना तो विकास नहीं हुआ सर उत्तराखंड में, बहुत संक्षेप में, जितने तो मुख्यमंत्री बदल गए। नहीं, विकास तो जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसको आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जब ये चूंकि कोविड के कारण से अभी ये जो विकास हुआ है वो लोगों के सामने, चूंकि हमारी यात्राएं बंद है, तीर्थाटन बंद है, पर्यटन बंद है, इसलिए जो विकास हुआ है वो देख नहीं पाए। जैसे ही ये खुलेगा और जब पहाड़ों की तरफ लोग जाएंगे तो लोगों को देखने को मिलेगा कि उन्हें बिल्कुल एक बदला हुआ उत्तराखंड नजर आएगा, विकसित उत्तराखंड नजर आएगा, विकासशील जो हमारा उत्तराखंड है, जो विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है, वैसा उत्तराखंड उनको नजर आएगा। चलिए अब देखते हैं आने वाले वक्त में कितना विकासशील उत्तराखंड प्रदेश की जनता को और पूरे देश की आवाम को नजर आता है। और जिस तरह से पहाड़ की ये जो राजनीति पल पल बदल रही है और बार बार इसको जिस तरह से मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बदलने के साथ साथ जिस तरह से चुनावों की ओर ढकेला जा रहा है, इन तमाम चीजों से कैसे जनता को बचाया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता आखिर क्या मैंडेट देती है ये भी हमें पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। शाली हमारे साथ जुड़ी हुई है। शाली, पूरा कॉन्वर्सेशन आपने सुना है, समझ में आ रहा है कि
सब कुछ ठीक होते हुए कुछ भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब तीसरा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिल रहा है 5 साल के कार्यकाल में, और कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए नेगेटिव ही जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं और अभी तक कांग्रेस जिस तरीके से अपने दो भागों में बटी हुई थी, प्रीतम सिंह वर्सेस पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती बीजेपी ने देने का काम किया है, क्योंकि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाया था, कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, कई विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल किए थे, कांग्रेस ने भी बड़े बड़े आरोप लगाए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत पर, भाजपा पार्टी पर। और जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत ने संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। संकट का हवाला तो तीरथ सिंह रावत ने दे दिया है, लेकिन कांग्रेस ये नहीं समझ पा रही है कि 10 विधायकों वाली जहां पे वो विपक्ष में बैठी हुई है, वहां पे उसको नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, उसका दिल्ली का आला कमान भी तय नहीं कर पा रहा है। तो संकट तो दोनों ही पार्टियों में है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का।